हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं डॉक्टर गौरव गर्ग आपको आईबी का जो एग्ज़ाम है एसीआईओ का, उसका जो पेपर 2 होता है, टीयर 2 या आप मेंस बोल सकते हो उसे, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं 2021 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे 4 वीडियो आ चुके हैं इससे पहले आईबीएसईआईओ के एमसीक्यू के रूप में। ये वाला है डिस्क्रिप्टिव और ये है वीडियो नंबर 5। तो ये हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि IBSEIO 2 का जो टीयर 2 एग्ज़ाम है यानी मेंस एग्ज़ाम है, इसका तरीका बदल गया है। ठीक है, जब ये 2014-15 में हुआ था, तब जो मेंस एग्ज़ाम होता था वो प्रीलिम्स के साथ ही हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 में जब ये हुआ था, तो जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ उनका लिया गया था जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। पहले ये होता था कि आप प्रीलिम देने अंदर जाएंगे एग्जाम हॉल में, आपका वहीं की वहीं मेंस भी 1 घंटे का वहीं पे ले लेंगे, यानी प्रीलिम और मेन आप साथ देते थे, फिर इंटरव्यू होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मेन सिर्फ वो लोग देते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है आईबी के एग्जाम में पिछले 5 से 6 सालों में। और अब 2017 के बाद सीधा 2020 में नोटिफिकेशन आया है, यानी 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें ग्रेड पे है 4600 और इसमें जो बेस सैलरी होगी वो 44,900, यानी सब मिला के आपके हाथ में लगभग 70,000 की सैलरी होगी। यानी सैलरी भी बहुत अच्छी है, देश सेवा करने का मौका भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रेस्टीज आपको अगर इतना, मान लीजिए पहली बात तो इतनी सैलरी किसी और जॉब में नहीं है यूपीएससी के अलावा, लेकिन अगर इतनी सैलरी आपको मिल भी जाए तो ये प्रेस्टीज जो एक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने में मिलती है वो कहीं और नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरा जोर लगा दीजिए, और मैंने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। हमारे 3 फ्री कोर्स और 1 पेड कोर्स चल रहे हैं इसमें। मेरा, अमित कुमार और डॉक्टर विपिन गोयल का कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पूरा आपके साथ जोर लगा रहे हैं और इस वीडियो के लिए भी मैंने काफ़ी एफर्ट लिया है, क्योंकि अब देखिए जो पेपर 2 होगा इसमें 2 चीज़ें आएंगी। एक तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग ये आपको खुद करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आपको इसमें होगी डिस्क्रिप्टिव ऐसे, क्योंकि ये 30 नंबर का आएगा और ये डिसाइड करेगा कि आपका मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको कराऊं, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो आता है वो हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में जब एग्जाम हुआ था IBSEIO का, तो ये 3 टॉपिक दिए गए थे और इन 3 में से आपको एक के ऊपर ऐसे लिखना था। पहला टॉपिक था सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं सारी, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे सीबीआई या जो भी हो, जो भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो उनके लिए सोशल मीडिया क्या एक वरदान है या अभिशाप है, यानी बून है या बेन है, इस पे आपको लिखना है। दूसरा टॉपिक था कि जो विश्व युद्ध 3 होगा वो पानी के ऊपर होगा, यानी तृतीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 पानी के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, इस पे कमेंट करो। और तीसरा था जो ऑनर किलिंग होता है। कई बार आप देखते हैं कि खास तौर पे विलेजेस में कास्ट बेस्ड जो मैरिज होते हैं उनको परमिट नहीं किया जाता, और अगर जो प्रेमी हैं, प्रेमी युगल हैं, अगर वो ज़बरदस्ती करें, शादी करें भाग के या कुछ भी, तो उनको जान से मार दिया जाता है और एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि वो ऑनर को बचाने के लिए किलिंग की गई है, तो वो ऑनर किलिंग। तो तीसरा वाला जो था कि देयर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, भारतीय सोसाइटी में ऑनर किलिंग के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना था और आपको ये बताना था कि ऑनर किलिंग में कोई ऑनर नहीं है, यानी आपको ऑनर किलिंग का खंडन करना था और उसके आर्ग्यूमेंट आपको देने थे। तो ये 3 टॉपिक आए थे और इसमें से आपको कोई एक लिखना था। तो इससे आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑनर किलिंग भी एक सिक्योरिटी इशू तो है ही। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी टॉपिक आते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ही आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। और जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसमें आप जीएस और करंट अफेयर पे फोकस करिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत ही आसान होता है और इंग्लिश तो बहुत ही आसान आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक कराऊंगा आईबी के मेंस एग्जाम के लिए, और आज का मैंने टॉपिक लिया है भारत की आंतरिक सुरक्षा के क्या चैलेंजेस हैं 2021 में, यानी इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस 2021। मैं आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा जो आप अपने एस्से में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद मुझे लगती है। तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
देखो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे, मैं उनको, और ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ 2021 में कौन से होंगे, राइट। तो इसको मैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिवाइड करता हूँ। यानी कि एक तो हमारे होंगे परंपरागत चैलेंजेस जो हमेशा से चले आ रहे हैं, वो 2021 में भी होंगे, और एक है नॉन ट्रेडिशनल जो हमारे नए चैलेंजेस हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो हमारी चुनौतियां हैं वो कौन सी होंगी आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो इसमें जो हमारी परंपरागत सुरक्षा के चैलेंजेस हैं वो वही सब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्ड रिबेल, टेररिस्ट, राइट। जो हमारी स्टेट्स हैं भारत की, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में। माओइज्म बहुत बड़ा चैलेंज है, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सरकार वर्ड यूज करती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव देखे गए हैं कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यानी नक्सलिज्म है वो भारत में लगातार कम हो रहा है, ठीक है, लगातार कम हो रहा है। और हालांकि नक्सल वायलेंस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनको, नक्सल्स को किसी भी तरह की कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं मिली है, और उन्होंने अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो उसको एक्सपेंड नहीं किया है। क्लियर, यानी जो रेड कॉरिडोर है भारत का वो ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमल दावर, उन्होंने अभी एक पीस लिखा है एक पेपर में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है वो है चाइना 2021 में। और उसका उन्होंने रीजन क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2020 में चाइना ने भारत को सरप्राइज दिया था जब इनकर्शन किया था डेप्सांग प्लेन, गैलवान रिवर वैली, जोग्रा पोस्ट एरिया वगैरह, हाई ऑल्टीट्यूड, इवन पेंगोंग सो उसके अराउंड। तो ये जो चाइना की तरफ से जो एक इनकर्शन था, घुसपैठ थी भारत में, ये भारत के लिए एक सरप्राइज था। और चाइना ने जो एक जो दोनों तरफ के लोग मारे गए थे वो भी एक सरप्राइज था, राइट। और अब भारत ने यह कहा है कि अप्रैल 2020 से पहले चाइना उसी पोजीशन पर लौट जाए जहां पे वो था, क्योंकि चाइना ने, ऐसा माना जाता है, काफी सारी हमारी टेरिटरी है जो ऑक्यूपाई कर ली है। तो लेकिन चाइना जो है इस बात को नकार रहा है कि स्टेटस को मेंटेन हो जाए, और भारत भी नॉन नेगोशिएबल है। भारत कह रहा है कि हम तब तक आगे ये कन्फ्लिक्ट डिसएंगेज नहीं हो सकती, यानी हम डिसएंगेजमेंट बॉर्डर पे नहीं हो सकता जब तक हमारा जो स्टेटस को है वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि चाइना ने इंक्लूड किया है तो चाइना पीछे जाएगा निशर्त। तो इस वजह से ये जो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है ये चलती रहेगी 2021 में भी, ऐसा मानना है लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर का। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, और ये परपेचुएट और हो जाता है कोविड की वजह से। वो कैसे? क्योंकि कोविड की वजह से जैसे इकोनॉमी गिर रही है, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, सरकार को उन पे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, या दूसरी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो सब चल रही हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से हमारे डिफेंस रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, हमारे जो डिफेंस रिफॉर्म्स हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में डिफेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो सोशल सिक्योरिटी और दूसरे स्कीम्स पे खर्च हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन रिलेटिवली स्लो है। चलिए, ट्रेडिशनल चैलेंजेस में आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आतंकवाद है उसकी स्थिति क्या रही। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में हम काफी पीछे हैं, आप देख सकते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में पिछले साल हम 141 थे और इस साल हम 139 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट ने दिया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये जो रिपोर्ट है काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, इसमें दुनिया के 163 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है डिटेल में, और ये 163 कंट्रीज दुनिया की ऑलमोस्ट 99.7% पॉपुलेशन कवर करते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया में 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म से। इंडिया इज द 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। पहले नंबर पे अफगानिस्तान था और दूसरे नंबर पे इराक था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि साउथ एशिया जो है पूरा, यानी जो सार्क एरिया है, सार्क कंट्रीज हैं, साउथ एशिया, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ टेररिज्म से 2019 में। हालांकि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यह दूसरे साल लगातार है जब टेररिज्म की वजह से जो डेथ्स हैं सबसे ज्यादा साउथ एशिया में हुई दुनिया के किसी भी रीजन के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया है, जैसे 14 फरवरी 2019 को भारत में जैश ए मोहम्मद ने लेथपोरा जम्मू कश्मीर में हमला किया था, और यहां पे आप देख सकते हैं कि डेथ बाय ग्रुप, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेथ हुई वो किसकी वजह से हुई। तो यहाँ पे जो 3 सबसे बड़े ऑफेंडर हैं भारत के लिए वो हैं माओइस्ट्स,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट और जैश ए मोहम्मद, राइट। इसके अलावा किस चीज पे अटैक किया गया इंडिया में सबसे ज्यादा? तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सिटीजन्स एंड प्रॉपर्टी, पुलिस एंड मिलिट्री और बिजनेस, इन पे जो अटैक है वो काफी ज्यादा किया गया। और जैसा मैंने बताया था, इंडिया का रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8th। तो क्या क्या हमें लर्निंग्स हैं, मतलब 2019 से क्या लर्निंग्स है इंडिया के लिए? देखो, 2019 में भारत में 558 टेररिस्ट अटैक हुए टोटल, 558, यानी अगर आप देखें तो 1.5 के आसपास टेररिस्ट अटैक पर डे। 558 टेररिस्ट अटैक हुए हैं भारत में 2019 में, और इनसे जो लोग मरे हैं टोटल वो हैं 277। ठीक है, तो क्या ये 2018 के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है? ये 20% कम है। ठीक है, भारत में 2018 के कंपैरिजन में टेरर अटैक कम भी हुए हैं, और जितने लोगों की डेथ हुई है वो भी कम हुए हैं 2018 के कंपैरिजन में। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये लार्जेस्ट डिक्रीज है इन डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म। तो अफगानिस्तान जो है उसमें टेररिज्म काफी कम हुआ है पहले से, और इंडिया भी जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें है कि जिनमें टेररिज्म में डिक्रीज आया है। तो भारत में लगभग 20% डिक्रीज आया टेररिज्म में 2019 में कंपेयर टू 2018। इतना ही नहीं, भारत में जो टेररिस्ट अटैक हैं वो लीथल भी उतने नहीं है। लीथल का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि 558 टेररिस्ट अटैक में डेथ जो हुई है वो काफी कम है, यानी लगभग 0.5 डेथ पर अटैक। हालांकि जो दूसरे कंट्रीज हैं उनमें ये रेशो ज्यादा है, 2.1 के आसपास है, राइट। लेकिन इंडिया में 0.5 है, यानी टेररिस्ट अटैक की संख्या ज्यादा है और मरने वाले लोगों की संख्या कम है। तो ज्यादातर जो भारत में टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। कुछ और फाइंडिंग्स देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मतलब अटैक हुए, यानी जम्मू कश्मीर टेररिज्म से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ 2019 में। 165 अटैक हुए जम्मू कश्मीर में, जिनमें 103 लोग मारे गए, और ज्यादातर इनमें से इस्लामिस्ट ग्रुप के द्वारा किए गए थे। ये 3 इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तौयबा। तो ज्यादातर जो टेररिस्ट अटैक हुए थे वो इन तीनों ग्रुप्स ने करवाए थे। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा है टेररिज्म से? वो है छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में 85 अटैक हुए 2019 में, और इनमें 53 लोग मारे गए। कुछ और चैलेंजेस आपको बताता हूं, ट्रेडिशनल चैलेंजेस। जैसे नागा पीस डील साइन हुई थी, राइट, जो NSCN-IM है, यानी जो नागालिम के डिमांड कर रहा था ग्रुप, रिबेल ग्रुप, उनकी और सरकार की पीस डील साइन हुई थी 2015 में, लेकिन उस पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे टर्म्स को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं, और लेकिन अच्छी बात यह है कि नागालैंड रिलेटिवली पहले से ज़्यादा पीसफुल है। इन ग्रुप्स की तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुआ है। और सेम सिचुएशन मणिपुर में। मणिपुर में भी जो वायलेंस है वो काफ़ी कम हुआ है। जम्मू कश्मीर अभी भी काफ़ी ट्रबल्ड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शंस हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो भी पीसफुल रहे। लेकिन जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है, इन्होंने कहा कि जो अभी चुनाव हुए इनमें सरकार जो है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो एब्रोगेशन ऑफ 370 के आज भी खिलाफ हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, क्योंकि इलेक्शंस पीसफुल रहे और 51% वोटर टर्नआउट था, जो कि अच्छा कहा जाएगा कोविड के बावजूद, और वहां पे जिस तरह की सिचुएशन उसके बावजूद 51% वोटर टर्नआउट जम्मू कश्मीर में हुआ। सरकार को ये इस बात का ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनमें जो गुस्सा है, जो एलिनेशन की भावना है, राइट, और जो रेडिकलाइजेशन है, वो उसमें शांति से काम ले। सो ये थे हमारे ट्रेडिशनल चैलेंजेस, परंपरागत चैलेंजेस जिनकी मैंने बात करी। मैंने माओइज्म की आपको लेटेस्ट स्टेटस बताया, मैंने पीस डील्स का लेटेस्ट स्टेटस बताया, मैंने जम्मू कश्मीर में लेटेस्ट बताया आपको, और मैंने चाइना के विद रिस्पेक्ट आपको लेटेस्ट बताया क्या चल रहा है। ये हमारे परंपरागत चैलेंजेस हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस की। इनफैक्ट अगर आपने अपने ऐसे में इस तरह से क्लासीफाई करके लिख दिया ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, उसी चीज़ के आपको नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि आपने इस चीज़ को पढ़ा है, समझा है, जाना है, और ये जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लोबल टेररिज्म में हमारी रैंक क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंक है, ये अगर आपने अपने ऐसे में डाले तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बट एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बोल रहे हैं। तो हमारे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस कौन से हैं? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का खतरा जो आ रहा है, और जो गैर परंपरागत है, जो पहले नहीं था, वो है एक सामाजिक क्रांति हो सकती है, सोशल अनरेस्ट।
क्योंकि भारत में सोशल एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो गरीब 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 हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो एक आर्थिक असमानता देखने को मिल रही है, राइट। सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कम्युनिटीज लेफ्ट आउट फील कर रही हैं, इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मेन रिपोर्ट है, फ्लैगशिप रिपोर्ट, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और उन्होंने ये कहा, ये रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में आई थी। इसने कहा कि 4 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो कोविड की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी, राइट। तो ये जो 4 करोड़ लोग हैं, ये एक्सट्रीम पुअर कोविड की वजह से हो सकते हैं। और कोविड ने अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करा है तो वो हैं गरीब लोग। दूसरी तरफ 2020 आईआईएफएल लिस्ट आई, जिसमें यह दिखाया गया कि भारत के वो लोग जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उनकी संपत्ति 20% से ज्यादा बढ़ गई उस साल में, जिसमें हमारा जीडीपी लगभग -10% श्रिंक करा है। तो इससे पता चलता है कि जो जीडीपी हमारा ओवरऑल माइनस जा रहा है, लेकिन अमीर आदमी फिर भी अमीर हो रहा है, तो ऑब्वियसली गरीब तो है वो गरीब होगा, तभी तो जीडीपी नेगेटिव हो रहा है। तो यानी कि एक भारत में आर्थिक असमानता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जब लोगों को ये लगेगा कि वो बिल्कुल लेफ्ट आउट हो गए हैं, तो यानी कि उनका डेमोक्रेसी पे से विश्वास धीरे धीरे उठने लगेगा। और ऐसे केस में एक सोशल अनरेस्ट, एक सामाजिक चेतना जो है, लोग एकजुट होंगे और वो फिर एक सामाजिक चेतना आएगी। उसमें राइट्स भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हमने दूसरे कंट्रीज में देखा है। हमने ब्राजील में देखी सेम चीज ब्राजील में एकदम देखी। सेम चीज हमने साउथ अमेरिका के और जो कंट्री है उनमें देखी कि कैसे वहां पे एक सोशल इनइक्वालिटी की वजह से जो पुअर लोग हैं या जो अपने आप को इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड फील करते हैं, उन्होंने कैसे एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया। तो ये जो चीज है, ये एक सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए होगा 2021 में, सोशल एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से। एक चीज और है, सोशल मीडिया की वजह से जो डिस्पैरिटी है वो और ज्यादा दिखती है, राइट। आपने भी देखा होगा टीवी पे, जो जब कोविड लॉकडाउन हुआ था, लोग गरीब हो रहे थे और ज्यादा अपने वो घर वापस जा रहे थे, पैदल चलकर 1,000 किलोमीटर जा रहे थे। और ये जब फोटो आते हैं तो गरीब लोग भी आजकल मोबाइल फोन सब रखते हैं, उनको दिखता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अपने साथ धोखा लगता है कि जैसे सरकार ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया, जैसे उनके जो एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे, उन्होंने साथ नहीं दिया जब बुरा वक्त आया। तो सोशल मीडिया पे जब फोटोज आते हैं, जब इमेजेस आते हैं, तो ये चीजें, जो इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा दिखती है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, राइट। तो एक गरीब आदमी को एक आइडिया था कि अमीर आदमी जीता कैसे है, लेकिन आजकल अमीर आदमी हर चीज सोशल मीडिया पे डालता है और गरीब की चीजें भी फ्लैश होती हैं, तो वो जो इनइक्वालिटी है वो काफी स्टार्क दिखती है। तो सोशल मीडिया की वजह से ये कॉन्ट्रास्ट है, ये इंटेंसिफाई हो जाता है। दूसरा खतरा जो भारत में आजकल आ रहा है वो ये है कि हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे बट रहा है। लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस ले रहे हैं और उनको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है धीरे धीरे, और पॉलिटिकल एफिलिएशन, यानी आप किस पार्टी या किस विचारधारा के हैं, वो बहुत ज्यादा इक्वेट हो रहा है नेशनलिज्म के साथ। और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं आपस में, उनके ओपिनियन बहुत ज्यादा विभाजित हो रहे हैं। इस वजह से जो समाज है, हमारे समाज का जो एक ग्लू था, जो हमें बांधे रखता था आपस में, वो कहीं ना कहीं ग्लू कमजोर हो रहा है। और हमारे देश का जो एक एक डाइवर्सिटी थी, हमारे देश की विविधता थी, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। ये भी एक चैलेंज है 2021 में। आजकल जो पुराने जमाने में ग्रीवेंस क्या होते थे, लोगों की शिकायतें किस बारे में होती थी? जनरली रिलीजन, आइडेंटिटी और एथनिक राइट्स, राइट। ये हमारे हमेशा से प्रॉब्लम्स रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और सोशल फियर भी इनमें जुड़ गए हैं। उस वजह से रिलीजन, आइडेंटिटी और एथनिक राइट्स की समस्याएं और ज्यादा परपेचुएट हो रही हैं, क्योंकि जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, वहां पे फिर लोग जो हैं वो आसानी से भड़काए जा सकते हैं। सो इस वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल हार्मनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है 2021 में। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, इनके लिए हमारे जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? तो अभी राजनाथ सिंह ने एक अप्रोच दी है, 3 pronged अप्रोच। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए हम ये 3 अप्रोच लेकर आ रहे हैं। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज अफेक्टेड बाय टेररिज्म अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ जस्टिस टू द अग्रीव्ड, यानी कि आतंकवाद से प्रभावित जो एरिया हैं उनका विकास करो और वहां पे जो लोग जिनकी शिकायतें हैं उनका निवारण करो, यानी उन्हें न्याय दो, जिनके साथ बुरा हुआ है उन्हें न्याय दो। दूसरा, एबिलिटी एंड डिजायर टू गो मोर देन हाफ वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन हाफ वे टू नेगोशिएट सेटलमेंट विद डिससेटिस्फाइड ग्रुप टू एनेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट। जो भी रिबेल ग्रुप है,
जैसे मणिपुर में है, मिजोरम में, मेघालय में, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट करो, उनके साथ एक मध्यस्थता करो, एक नेगोशिएशन करो और पीस डील साइन करो। उसमें सरकार कह रही है कि हम मोर देन हाफ वे जाने को तैयार हैं, यानी कि दे विल बी मच मोर फ्लेक्सिबल इन देयर नेगोशिएशन। और तीसरा, चैलेंज स्टेटस को इफ द स्टेटस को बिकम्स अ टूल फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हेल्पलेस सिटीजन एंड द प्रोविजन ऑफ गवर्नेंस। स्टेटस को मतलब होता है जो अभी जो चीज है तटस्थ, उसको बोलते हैं स्टेटस को। तो स्टेटस को जैसे जम्मू कश्मीर में स्टेटस को था, 370 कब से चल रहा था, लेकिन सरकार ने उसको निष्क्रिय किया। तो वो चैलेंज किया स्टेटस को क्योंकि सरकार को लगता है कि स्टेटस को जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज जो हैं ये राजनाथ सिंह ने दी थी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए। एनीवेज, ये हमारा वीडियो था भारत के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, आप काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। और यही चीज़ मैं बाकी वीडियोस में भी कवर करूंगा। तो मैं लगभग, मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 10 वीडियो मैं बना सकता हूं इसमें। आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, क्या मैं ऐसे राइटिंग के दूसरे टॉपिक्स जो है डिस्क्रिप्टिव के वो भी कवर करूं, या इससे आपको एक सफिशिएंट आइडिया मिल गया है और अब आप बाकी अपने आप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं ऐसे टॉपिक्स और बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर डालूंगा। ये मेरा फ्री क्रैश कोर्स है आईबी के लिए, और इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्री क्रैश कोर्स मैं पर्सनली लेकर आया हूँ। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपने शब्दों में इसी टॉपिक के ऊपर एक 200 वर्ड्स में एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखिए। अगर आप अगले 48 आवर्स में लिखेंगे तो मैं उस पर अपनी सजेशन दूंगा, कमेंट अप्रूव भी करूंगा और उस पर अपना सजेशन भी दूंगा, लेकिन सिर्फ अगले 48 घंटों में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।